नमस्कार। देखिए, जिस हिसाब से हम तुलनात्मक राजनीति की चर्चा कर रहे हैं और जिस हिसाब से पर्चियों पे पर्चियां आ रही है, जिस हिसाब से सिलेबस लंबा होता जा रहा है, तो मैंने ये भी एक चीज और सोची है कि मैं भी आपको पर्चियों के बारे में क्या करूंगा। ठीक है, तो कल ही है ना, मैंने वो कोई एक दो वो चर्चा कर रहे थे कि वो चर्चा कर रहे थे, प्रेम की तुलना कर रहे थे आपस में। अपन भी क्या करते हैं, इसमें भांति भांति चीजों में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो पर्चियों के संदर्भ में इन फ्यूचर क्या हो सकता है, मैं ये बता रहा था। बंद नहीं करनी है, बंद तो करनी नहीं है, कि जो अंदाजे इश्क उनका होम्योपैथी जैसा है, अंदाजे इश्क उनका होम्योपैथी जैसा है, न चीरा है, न दर्द है, न दाखिला है। हम दर्द बयां करते रहे और वो मिठी गोलियां देते रहे। नहीं समझ में आया? कई क्या हमारे तो समझ नहीं आया, कई बार हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, कि अंदाजे इश्क उनका होम्योपैथी जैसा है। होम्योपैथी दवाइयां नहीं लेते क्या आप? हाँ, न दर्द, न चीर फाड़, न दाखिला, बस हम दर्द बयां करते रहे और वो हमें मीठी गोलियां देते रहे। तो अभी यही होगा पर्चियों के साथ। आप दर्द बयां करते रहेंगे और हम मीठी गोलियां देते रहेंगे आपको। चलिए, है और आप उनको लेते रहे, है ना। तो अपन आज एक नए टॉपिक की चर्चा करें, और टॉपिक है आज राजनीति विकास करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पहले तो अपन समझना पड़ेगा राजनीति विकास है क्या। दरअसल जो पाश्चात्य देश थे ना, वो तो पहले ही क्या है, राजनीति विकास कर चुके हैं। मुद्दा आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक नया ही विश्व उभर के सामने आया, जिसकी पहले कहीं भी राजनीति विज्ञान में चर्चा नहीं हुआ करती थी। वो तो गुलाम थे, कोई स्वायत्त और स्वतंत्र देश नहीं थे। बोल दिया, कर दिया। वो स्वायत्त और स्वतंत्र देश नहीं थे, तो उनकी चर्चा होनी नहीं थी कहीं। तो उन व्यवस्थाओं को किनारे धकेला गया था। आप देखेंगे कि कहीं भी 1947 से पहले आप पॉलिटी की पुस्तक पढ़ो, किसी भी विद्वान की, तो बहुत कहीं कहीं आपको हेगल मिल जाएगा कि भारत एक घटिया देश था, या मार्क्स मिल जाएगा कि भारत एक पिछड़ा हुआ सा ऐसा देश था या देश है। बढ़िया है कि यहाँ अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उनकी राजनीति व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, उस पर कहीं कोई वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसका करना है, पाश्चात्य देश है, वही दुनिया को हैंडल करते हैं। तो हम देखेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान और आधुनिक काल आया, उसके बाद सिर्फ किसका वर्णन है, पाश्चात्य देशों का है। अब 47 के बाद, क्यों 45 के बाद, 47 तो अपने ही करें, 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया, तो उसके बाद फिर एक नया ही विश्व उदित हुआ जिसका हमें अध्ययन करना था। अब इन देशों में राजनीतिक विकास कैसे होगा, क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार होना चाहिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसको लेके अध्ययन किया गया। तो जैसे राजनीतिक विकास है, ये किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? राजनीतिक विकास का ये पूरा कंसेप्ट बताओ। विकासशील देशों से। तो राजनीतिक विकास हम कहाँ का समझेंगे? विकासशील देशों का समझेंगे। ठीक है, अब हम ये समझ जाएंगे राजनीतिक विकास है क्या, क्योंकि पाश्चात्य देश से तो एक हमारे तो पहले ही हो चुका है, तो इनका अध्ययन करना है। तो राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान अपना विस्तार कर रही थी, और विस्तार करना है तो आप सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड का अध्ययन करके ही राजनीति विज्ञान को सीमित
नहीं कर सकते, वो तो हो ही रहा है 300-400 साल से। अब आपको इन नई व्यवस्थाओं की अध्ययन करना है जो नई नई आजाद हुई है 1945 के बाद। ऐसे 20-50 देश है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन है, जिनका अध्ययन करना है आपको, उनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। तब फिर थर्ड वर्ल्ड के राजनीतिक विकास के अध्ययन करने के लिए कंसेप्ट आया। अब हम ये समझेंगे राजनीतिक विकास होता क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे आपसे ये कहा जाए ना कि हमें आर्थिक विकास के बारे में बताओ, आप फट से बता देंगे, या हम सीधा ही जब ये लिख देते हैं ना विकास के बारे में बताओ, तो पहले भारतीयों से जब ये कहा जाए विकास के बारे में बताओ, तो आप कहेंगे विकास के बारे में क्या बताएं, 9-9.5 साल का हो गया है ना, 6 महीने, और फिर कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का। तो कई नहीं समझ रहे हैं क्या है ये। मोदी जी ने कहा था ना सबका साथ विकास, तो 9.5 साल का हो गया, किसानों की आय डबल हो गई है। तो हम अब वो विकास नहीं है। अब हम जैसे चलो मोदी जी वाले विकास को छोड़ दें अपन, तो कौन सा विकास फिर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की चर्चा करें। तो इस विकास कहते हैं कहाँ हमारा ध्यान जाता है, आर्थिक विकास की ओर। आर्थिक विकास के तात्पर्य लंबी चौड़ी सड़कें, हमारी जीडीपी बढ़ी हुई, हमारी अच्छी आर्थिक स्थितियां, अच्छे घर, हमारे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोजगार, ये सारी चीजें फिर काय में काउंट होती है, आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट होती है। लेकिन हमें तो कौन सा करना है, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना है। अब देखिए कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं मुद्दे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट है क्या, क्योंकि हम जिन विद्वानों का अध्ययन करेंगे वो विद्वान है कहाँ के, पाश्चात्य देशों के, विशेषकर अमेरिकन हैं। तो अमेरिकन हैं तो उनके राजनीतिक विकास को देखने का नजरिया बताओ कौन सा होगा, पाश्चात्य नजरिया होगा, यानी उदारवादी नजरिया होगा, उदारवादी पूंजीवादी खुलेपन वाला नजरिया होगा। तो हमें राजनीतिक विकास की वही अर्थ ग्रहण करने पड़ेंगे जो वो बता के गए हैं। तो राजनीतिक विकास क्या है, तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास तब होता है जब क्या आ जाता है, लोकतंत्र। आर्थिक विकास तो समझ गए ना आप, कोई एक चीज आर्थिक विकास नहीं है, बहुत सारी चीजें हमने देखी, जीडीपी बढ़ गई, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, रेलवे बहुत अच्छी हो गई, हमारी आय बढ़ गई, घरों पे कारें आ गई, घर अच्छे हो गए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, हम अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छा घूमने जाते हैं। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये। अब हम देखेंगे राजनीतिक विकास क्या है, कि किसी देश में लोकतंत्र आ गया है, लोगों के अधिकार बढ़ गए हैं और उनकी स्वतंत्रताएं बढ़ गई है, लोगों की राजनीति व्यवस्था में क्या बढ़ गई है, जन सहभागिता बढ़ गई है, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर लोगों में क्या आ गई है, जागरूकता आ गई है, संचार है वो खुला हो गया है, न्यायपालिका क्या हो गई है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई है, ठीक है। देश में स्थायित्व आ गया है, राजनीतिक स्थायित्व आ गया है, व्यवस्थाएं क्या रहती है, संतुलन बनाए रखती है, ठीक है, सातत्य बना रहता है। बहुत सारी जो उपव्यवस्थाएं हैं, उपव्यवस्थाएं वो भी क्या हो गई है, स्वतंत्र और स्वायत्त हो गई। कौन सी उपव्यवस्थाएं, मीडिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह, आप चाहे उत्ते बना लो आप, ऐसे 20 प्रकार की घटनाओं को जब हम जोड़ते हैं, महिलाओं का मताधिकार बढ़ गया है, महिलाओं को आरक्षण मिल गया, ये भी क्या राजनीतिक विकास है। समयबद्ध चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं, जन सहभागिता बढ़ती जा रही है, बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं खड़ी हो गई नई, जहां लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, पंचायती राज आ गया, नगर पालिकाएं आ गई है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है जगह जगह। तो इसको हम कहते हैं ये किसके संकेत है, राजनीतिक विकास के। अब आपके हमारे देश में राजनीतिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कह रहे हैं हुआ ही है। अगर इस दृष्टि से देखें तो 1947 से लेके अब तक स्थितियों में बहुत ज्यादा क्या आ चुका है, परिवर्तन आ चुका है, ये सारा काम हो चुका है, अपने काफी कुछ हो चुका है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो क्या नापते हैं, विकास को नापते हैं। एक देश धार्मिक रूप से कट्टर होता जा रहा है और एक देश धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा है, वो तो एक किस देश में राजनीतिक विकास ज्यादा हो रहा है बताओ आप, जो धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा है। कुछ की व्यवस्थाएं हैं वो रूढ़िवादी होती जा रही है, कुछ की व्यवस्थाएं उदारवादी और खुली होती जा रही है, किसका हो रहा है,
वो राजनीतिक विकास हो रहा है, ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब हम समझ गए हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है। तो कुल मिला के लोकतंत्र का आना, विभांति भांति की उपव्यवस्था के स्वायत्त हो जाना, सभी लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर और मौके मिलना, व्यवस्था में स्थायित्व बने रहना, अधिकार और स्वतंत्रता बढ़ना, मीडिया का खुला हो जाना, न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाना, ये सारी चीजें मिलके क्या बनेगी? राजनीतिक विकास। ये नहीं, कोई 20 इंडिकेटर्स हो सकते हैं, संकेतक हो सकते हैं जो हमें बताते हैं कि राजनीतिक विकास से संबंधित है। अब इसके बारे में विभिन्न विचारक नाम अलग अलग लेते हैं। राजनीतिक विकास, ये कौन सा? हेल्पन है क्या? हेल्पन ये एक बोलता है, इसका तात्पर्य है विल एंड कैपेसिटी, इच्छाएं बढ़ जाना लोगों की और उन इच्छाओं की पूर्ति करने की व्यवस्था की क्षमता बढ़ जाना। राजनीतिक विकास क्या है? देखो छोटी सी शब्दावली है हेल्पन की, विल एंड कैपेसिटी। विल क्या होती है? लोगों की इच्छाएं बढ़ना, कि हमें ये चाहिए, आरक्षण चाहिए। अब महिलाओं की इच्छा बढ़ गई ना पिछले 60-70 साल में, इसका मतलब हमारे यहाँ क्या हो गया? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का तात्पर्य है, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं विल एंड कैपेसिटी। अब हमारी व्यवस्था की भी कैपेसिटी बढ़ गई है, हमारे दल दबाव समूह सारे स्वीकार करने लगे हैं संसद की महिलाओं को आरक्षण देना है, सबने स्वीकार कर लिया। तो ये क्या है? विल एंड कैपेसिटी बोलते हैं इसको। ये जो आइजनस्टाइन है, ये इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं बोलते इन क्षमताओं को, बल्कि वो क्या बोलते हैं इसको? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सीधा ही पूछते हैं ये किसने कहा है? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और एक विचारक और कर लेते हैं, इनकी बार बार चर्चा आएगी, और वो कौन है? सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन बोलते हैं इसका तात्पर्य है संस्थाकरण या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थाकरण। या संस्थाकरण। संस्थाकरण होता है नई नई संस्थाओं का बन जाना, बहुत सारी संस्थाओं का बन जाना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। तो ये याद रह जाए तो ठीक है। ये किसके और नाम है? राजनीतिक विकास को ये हेल्पन क्या बोलता है? विल एंड कैपेसिटी। आइजनस्टाइन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बोलता है, और हंटिंगटन क्या बोलता है? इसको संस्थाकरण बोलता है। यानी नई नई संस्थाएं का खड़ा हो जाना, दबाव समूह, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, संसद, विधायिकाएं, ये सारी चीजें खड़ी हो जाना क्या कहलाता है? राजनीतिक विकास कहलाता है। अब हम राजनीतिक विकास को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक विकास क्या है, परिभाषित करते हैं इसको। ये तो 3 इसके पर्याय शब्द है। हम 2-3 ही विचारकों को याद करेंगे, आप सबको याद करोगे तो सबको भूल जाओगे। आइजनस्टाइन ये बोलता है कि राजनीतिक विकास का तात्पर्य है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो परिवर्तनों को क्या कर लेती है? आत्मसात कर लेती है। परिवर्तनों को आत्मसात करना, परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता। छोटी सी परिभाषा है, बस इतने से को याद रखना कि राजनीतिक विकास क्या है कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है, इसका तात्पर्य है अपने आप को परिवर्तनों के अकॉर्डिंग ढाल लेती है, अडेप्ट कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, संतुलित कर लेती है, सातत्य स्थापित कर लेती है और टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? राजनीतिक विकास। अब बताओ विकास को कैसे नापेंगे? आप बताओ कैसे नापेंगे विकास को? कोई व्यवस्था, कोई भी देश की सरकारें और व्यवस्थाएं, क्या वो परिवर्तनों के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकती है क्या?
क्या वो परिवर्तनों के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती है क्या? क्या वो लोगों के मांगों की पूर्ति कर सकती है क्या? अगर कोई व्यवस्था परिवर्तनों के अकॉर्डिंग, लोगों की बदलती हुई मांगों के अकॉर्डिंग खुद को बदलाव कर लेती है, लोगों की मांगों की पूर्ति कर लेती है, तो हम कह सकते हैं वहां क्या हो गया है? राजनीतिक विकास। छोटी सी परिभाषा है, परिवर्तनों को क्या कर लेना? आत्मसात कर लेना। एक अपने यहाँ एक विद्वान आया था, माइनर विनर, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। माइनर विनर ये बोला कि राजनीतिक विकास है ना, इसका जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है राजनीतिक आधुनिकीकरण, और इसके साथ अपन क्या मिला ले? राजनीतिक संस्थायन। ये कहता है कि किसी भी व्यवस्था का आधुनिक हो जाना, वहां का मनोविज्ञान बदल जाना, वहां का समाज बदल जाना, वहां की शिक्षा व्यवस्था बदल जानी, वहां का बाजार बदल जाना, तो जब हर चीज में परिवर्तन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, विकास से भी व्यापक बताते हैं इसको, राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसका तात्पर्य है कि लोगों का मनोविज्ञान बदल गया है, वो आधुनिक हो गए पहले की बजाय, वो अब रूढ़िवादी नहीं है बल्कि क्या हो गए हैं? उदार हो गए। और आधुनिक कैसे हो गए हैं? उन्होंने समाज व्यवस्था बदल ली है। समाज व्यवस्था में जो महिलाओं को, दलितों को, इनको पीछे माना जाता था, उनको वो कहां ले आए हैं? वो बराबर ले आए। समाज पहले बंद था, रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव था, अब वो क्या हो गया है? खुला। लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता नहीं थी, लोगों को क्या मिल गई? अधिकार और स्वतंत्रता। शिक्षा व्यवस्था बदल गई, अब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है बल्कि वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का स्वरूप बदल गया, बाजार का स्वरूप बदल गया है। बाजार में अब बार्टर सिस्टम नहीं चलता, वस्तु के बदले वस्तु नहीं चलती बल्कि मुद्रा आ गई है। बाजार खुले हो गए हैं, सरकार बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करती है, जो योग्य होता है वो बाजार में आगे बढ़ जाता है। नौकरशाही अलग प्रकार की हो गई। अब नौकरशाही ना जातीय नौकरशाही दी है कि एक ही जाति के लोग नौकरशाह बनेंगे या अफसर बनेंगे, अब नौकरशाही खुली हो गई है, योग्यता के आधार पे बनती है। तो हम कहते हैं उसका क्या हो गया? देश का राजनीतिक आधुनिकीकरण हो गया। लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, आर्थिक रूप से विकसित हो गए हैं, हर तरह से आगे बढ़ गए, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण है। और इसके साथ साथ नई नई क्या खड़ी हो गई है? राजनीतिक संस्थाएं खड़ी हो गई, बहुत सारे राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया समूह खड़े हो गए हैं, ये सारा हो गया। तो हम कहते हैं क्या हो गया? राजनीतिक विकास हो गया। एक और कर लेते हैं, और वो विचारक हैं हंटिंगटन। हंटिंगटन कहते हैं राजनीतिक विकास क्या है? तो ये कहते हैं राजनीतिक विकास का तात्पर्य है राजनीतिक सहभागिता प्लस राजनीतिक संस्थाएं। शब्दों को तो बाद में नाप लेंगे। राजनीतिक सहभागिता प्लस राजनीतिक संस्थाएं, कि लोग जब राजनीतिक सहभागिता चाहते हो कि हमें भी राजनीतिक कार्यों में क्या दी जाए? सहभागिता, उसी के अकॉर्डिंग नई नई संस्थाओं का निर्माण कर देना और पुरानी संस्थाओं में क्या कर लेना? सुधार कर लेना। तात्कालिक घटना को आप इस परिभाषा के ऊपर सेट करके दिखाओ, वो है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण है ना, भारत में महिला आरक्षण का आना क्या दिखाता है? राजनीतिक विकास को दिखाता है। महिलाएं क्या मांग रही है? राजनीतिक सहभागिता मांग रही है। आपने क्या किया? जो राजनीतिक संस्थाएं उनमें सुधार कर दिया। क्या सुधार कर दिया? आपने सीटों को आरक्षित कर दिया, सीटों की संख्या भी बढ़ा दी, महिलाओं को दे भी दी और उनकी आरक्षण भी दे दिया। तो जैसे ही महिलाओं ने सहभागिता मांगी, आपने सहभागिता दे दी विभिन्न संस्थाओं के अंदर, विधायिकाओं में और कार्य इसमें आपकी विधायिकाओं में, सॉरी, संसद में और राज्य की विधानसभाओं में। तो हमने कह दिया ये क्या हो गया? राजनीतिक विकास। एक घटना राजनीतिक विकास की। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर हंटिंगटन कहता है कि लोगों की राजनीतिक सहभागिता मांगी लोगों ने, तो वो कह रहे हम भी सहभागिता करें, औरतें वोट डाल रही है, बढ़ चढ़ के राजनीति कर रही है, लेकिन वो संसद में उनको आरक्षण नहीं है या संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, 10-12% ही है। इसका मतलब उस देश का राजनीतिक विकास है बहुत अच्छा नहीं है। तो लोग जब राजनीतिक सहभागिता मांगे और उस टाइम नई नई संस्थाएं बना के उनको सहभागिता दे दे, तो हम क्या बोलते हैं? उसको राजनीतिक विकास बोलते हैं।
एक विचार को और कर लेते हैं, वो है अमेरिका का आपका ये एंड ऑफ हिस्ट्री वाला फ्रांसिस फुकुयामा। और फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं राजनीति विकास क्या है, कि राजनीति विकास का तात्पर्य है सशक्त राज्य है। देखिए वो 3 शर्तें बताता है, सशक्त राज्य है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, और उत्तरदायी सरकार। ये अगर 3 चीजें हैं किसी भी देश में, ये 3 प्रतीक हैं, उत्तरदायी सरकार या शासन कह लो, सशक्त राज्य है, ये 3 चीजें नगर किसी भी देश के अंदर, तो इसका मतलब उस देश का क्या है, राजनीतिक विकास हो रखा है। सशक्त राज्य कौन सा होता है आप बताएं? वो राज्य जो अच्छी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखता है, उसको हम सशक्त राज्य बोलते हैं। विधि का शासन, हाँ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए बल्कि रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष सारे व्यक्ति बराबर होने चाहिए। देखिए सशक्त राज्य में और रूल ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है? अगर राज्य हो गया सशक्त तो तानाशाही हो जाएगी, फिर वहां रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, वहां तो व्यक्ति के शासन आ जाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चाहे आम नागरिक, आप किसके नियंत्रण में रहेंगे? विधियों के नियंत्रण में रहेंगे। ये है विधि का शासन। उत्तरदायी सरकार, इसका तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधियात्मक उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, जो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उस सरकार को हटा भी सकें, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो अगर किसी भी राज्य में ये 3 चीजें मिलती है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राजनीतिक विकास बोलेंगे। तो आइजनस्टाइन कहता है राजनीतिक विकास का तात्पर्य है परिवर्तनों को क्या कर लेना, आत्मसात। माइनर विनर कहता है आधुनिकीकरण होना और नई नई राजनीतिक संस्थाएं बढ़ना। हंटिंगटन बोलता है लोगों की सहभागिता बढ़ना और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होना। फ्रांसीसी फुकुयामा बोलते हैं 3 चीजें, सशक्त राज्य, विधि का शासन और उत्तरदायी सरकार। अब हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो राजनीतिक, ये छोटे छोटे याद रखना, आगे इन पे चर्चा हो जाएगी सबके ऊपर, कि ये जो राजनीतिक विकास है इसको लाता कौन है, कौन करता है राजनीतिक विकास? तो राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नेता। राजनेता, नेता क्या करते हैं? नेता हमारे अंदर जागरूकता लेके आते हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं, हमारे प्रतिनिधि बनके और हमारे लिए स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करते हैं। तो नेता अग्रणी होते हैं, ये राजनीतिक विकास करते हैं। यही काम करता है हमारी विधायिकाएं। विधायिका क्या करती है हमारे राजनीतिक विकास में? अभी ये जो काम किया महिला आरक्षण का, ये किसने किया है? विधायिका ने। ठीक है, ये काम मीडिया भी करता है। मीडिया कैसे करता है राजनीतिक विकास, आप बताओ? मीडिया राजनीतिक विकास कैसे करता है? जनता को जागरूक करता है ना, उनको अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र लड़ना सिखाता है, वो सभी दबाव समूहों को, राजनीतिक दलों की खबरें देता है, वे बताता है, मीडिया करता है। ये काम और कौन करती है? नौकरशाही करती है। अब ये हमारी जो नौकरशाही है ना, ये राजनीतिक विकास करती है। ये हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है, हमारे लिए कानून बनाती है भांति भांति के। ये नौकरशाही काम करती है। कई जगह ये ठेका कौन ले लेती है? सेना। पाकिस्तान में, बर्मा में राजनीतिक विकास का ठेका किसने ले रखा है? कई जगह सेना ये काम करती है, कई जगह नौकरशाही सशक्त होती है वो काम करती है, कई जगह खुला मीडिया करता है, कई जगह नेता और विधायिका करती है। तो ये राजनीतिक विकास करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। अब हम ये चलेंगे राजनीतिक विकास कितने प्रकार का होता है। ये सिंपल सा मुद्दा है कि राजनीतिक विकास है, उसकी ना प्रकृति कैसी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीतिक विकास एक मार्गी होता है। एक मार्गी का तात्पर्य ये ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, पहले एक अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, ऐसे बढ़ता जाता है। अभी आप देखेंगे आगे कि पहले देश आजाद होता है,
फिर उसके बाद वहां धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आती है, फिर धीरे धीरे संस्थाओं का निर्माण होता है। एकदम से वहां सारी चीजें नहीं आ जाती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मार्ग 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 एक बढ़ते रहते हैं और राजनीतिक विकास होता रहता है। एक मार्गी, कुछ कहते हैं एक मार्गी नहीं होता, बल्कि ये द्वंद्वात्मक होता है। द्वंद्वात्मक का तात्पर्य ये होता है, कभी आगे बढ़ जाता है, कभी पीछे आ जाता है, कभी अधिकार स्वतंत्रता बढ़ जाते हैं, कभी अधिकार और स्वतंत्रताएं कम है, कभी जनता जागरूक होती है, कभी जनता सो जाती है। तो इसको द्वंद्वात्मक बोलते हैं। कई कहते हैं कि एक मार्गीय नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, बहुमार्गीय, कि लोगों में सहभागिता बढ़ गई लेकिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लोगों को अधिकार कम मिले, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र हो गई। तो इन सारी चीजें एक साथ एक समान मात्रा में आगे नहीं बढ़ती। कुछ समूह है ना, वो बहुत ज्यादा सशक्त हो गए और कुछ समूह कहाँ रह गए हैं, पीछे। कुछ राजनीतिक दल हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए, बाकी राजनीतिक जीत ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे करके कैसे मार्ग होते हैं, ये बहुमार्गीय होता है। कोई एक ही तरीका नहीं है विकास होने का कि विकास ऊपर की ओर होता ही है। तो विकास एक मार्गी होता है, विकास बहुमार्गी होता है, विकास क्या होता है, द्वंद्वात्मक। द्वंद्व कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, हो जाता है, हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। पाकिस्तान में क्या होता है, द्वंद्वात्मक है ना। पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र वगैरह आते हैं, लोग जागरूक होते हैं, फिर वापस क्या आ जाती है, सेना, तो वहां फिर क्या पतन हो जाता है, फिर क्या होता है, विकास, फिर क्या हो जाता है, पतन। क्या भारत में लगातार विकास हो रहा है? कई बार आते हैं ना, कई बार यहाँ जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हो गया था, एक बार लोकतंत्र की हत्या हो गई थी तो पतन भी तो हो गया था। तो ये है राजनीतिक विकास के कोई एक मार्ग नहीं है, बल्कि बहुमार्गीय भी हो सकता है और ये द्वंद्वात्मक भी हो सकता है। अब हम मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ फैक्ट्स कर रहे थे छोटे छोटे, अब हम ये करेंगे कि ये जो राजनीतिक विकास का जो कंसेप्ट है ये आया कहां से। देखिए, पहले आया डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल, और डेविड ईस्टन ने कहा कि मेरा ये मॉडल कितनी व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लेगा, तीनों का, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि वो तो सातत्य को चाहता है, जबकि सातत्य से थर्ड वर्ल्ड में काम नहीं चल सकता, वहां तो चीजों को बदलाव की आवश्यकता है। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल आया किसका, हामंड का, उसने भी स्थायित्व पे जोर दिया, परिवर्तनों पे जोर नहीं दिया, तो फिर वो भी फेल हो गया। फिर और एक अच्छा मॉडल के विकास करें, तो इन्होंने कहा कि देखो हम सारा काम क्या कर रहे हैं, हम बैठे हैं अमेरिका में और यहां बैठे बैठे अध्ययन किसका कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां जाके वहां की सारी व्यवस्थाओं को समझना चाहिए, तब हमें वहां की राजनीति समझ में आएगी। आप ये बताओ, आप में से 90% को ये नहीं पता कि तमिलनाडु की राजनीति कैसे होती है। बताओ कैसे होती है तमिलनाडु की राजनीति, किस किस को समझ है? तमिलनाडु की राजनीति अपने पूरे देश से बिल्कुल ही अलग राजनीति है, अलग ही प्रकार की राजनीति होती है। सबसे बड़ी बात तमिलनाडु की राजनीति में वहां व्यक्ति पूजा होती है? दूसरी बात है कि वहां एलिट्स जो एक बार आ जाते हैं वो लंबे समय तक कायम रहते हैं। जयललिता और करुणानिधि 41 साल तक वो दो ही रहे, नया उबर ही नहीं पाता। एक बार जो एलिट्स उबर जाते हैं वो जाते नहीं है, वहां जनता उनकी पूजा करती है, तो व्यक्ति पूजा होती है। एलिट्स एक बार आने के बाद जाते नहीं है। दूसरा, वहां की राजनीति में पिछड़ी जातियां और हास्याकर जातियां अत्यंत हावी है और वो ही हर बार सरकार बनाती है। चौथा, कि वहां की राजनीति में राष्ट्रीय दलों का कोई महत्व नहीं है, नहीं तो वहां कांग्रेस को पूछते हैं, नहीं वहां बीजेपी को पूछते हैं, नहीं सीपीआई को पूछते थे, सीपीआई एम को पूछते हैं, बल्कि वहां दो क्षेत्रीय दल है, डीएमके और एआईडीएमके, वहां दो क्षेत्रीय दलों की राजनीति होती है। तो हमने देखा कि वहां की राजनीति में रेवड़ी बंटवारा बहुत ज्यादा होता है। वहां पार्टी की बजाय व्यक्ति की अहमियत क्या है, ज्यादा है। तो ये हमने तमिलनाडु की राजनीति बाकी सब राज्यों से अलग है। तो अगर आप तमिलनाडु नहीं जाएंगे, वहां के लोगों से नहीं मिलेंगे, तो ढंग से राजनीति समझ नहीं पाएंगे। कोई अमेरिका में बैठा ये कह दे कि मैं राजस्थान की राजनीति को समझ लूंगा,
वो नहीं समझ पाएगा। वो समझना क्या है, दो राजनीतिक दल है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस है, ठीक है। थर्ड फ्रंट वहां कोई है नहीं, तीसरा दल है, वो एक एक दो दो सीटें लेके आते हैं, उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। बसपा ले आती है एक दो सीटें, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ले आती है, बस दो राष्ट्रीय पार्टियां, उनके मध्य आपस में संघर्ष होता है। इसका तात्पर्य उसको यहाँ का पता नहीं है, कौन सी जातियां किस पार्टी को वोट देती है, कौन से धड़े कैसे काम करते हैं, कौन सी जातियों का वोट कौन सी पार्टी ले जाती है, उसे कुछ मेंबर्स हार जाते हैं। बसपा जब हर जगह अपने मेंबर खड़ी करती है तो किसके वोट काटती है बताओ? कांग्रेस के वोट काटती है। अब अमेरिका में पता है क्या कांग्रेस के वोट कौन काटती है? वहां तो नहीं पता, वो तो कांग्रेस जीतती है, बीजेपी जीतती है। कांग्रेस बीजेपी नहीं देती, एक बसपा और होती है जो कांग्रेस को हराती है। तो ऐसे करके, और यहाँ की राजनीति यहाँ के ही समझ सकते हो आप। तो फिर राजनीतिक विकास को नापने के लिए विभिन्न विद्वान विभिन्न देशों में गए, अमेरिकन विद्वान, और तब फिर एक नया अप्रोच आई, कौन सी? राजनीतिक विकास। तो कुल मिला के थर्ड वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए हमारे पास तीन अप्रोच है, बताओ कौन कौन सी है? एक है इनपुट आउटपुट अप्रोच, एक है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, और एक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। तीनों की तीनों अप्रोच कहां से आई है? यूएसए से आई है। वेरी गुड, ये आपको पता है, तीनों यूएस की, अमेरिका की है। अब राजनीतिक विकास अप्रोच का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट हुआ 1963 में। हालांकि उससे पहले आमंड और कोलबेन की एक पुस्तक आ गई थी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, लेकिन उसमें राजनीतिक विकास में बहुत कुछ ज्यादा लिखा गया नहीं था। तो फिर आमंड के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, काय की समिति बनी? कमेटी ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति समिति। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? आमंड था। इस समिति ने कहा कि अब हम आपको फंडिंग करेंगे। इस समिति के पास सरकार ने या कहीं से पैसा जुगाड़ किया, इसने, अध्यक्ष का आमंड था, और इसने विभिन्न विद्वानों को इकट्ठा किया कि चलो अपन मिलके ना सारे, और किसका अध्ययन करते हैं? थर्ड वर्ल्ड का अध्ययन करते हैं। तो ये एक विद्वानों का एक समूह इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होकर उन्होंने थर्ड वर्ल्ड का अध्ययन किया, और थर्ड वर्ल्ड का अध्ययन करके उन्होंने कई बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी, और वो पुस्तकें छापी किसने? प्रिंसटन विश्वविद्यालय की प्रेस थी, उसने छापी। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ते हैं, अब तो मुद्दा फैल हो गया है। आप कौन कौन है राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़े? आप एक बार हाथ खड़े करना। आप जब भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की साइड से निकलोगे, राजा पार्क जाते हो जब आप, तो आप लेफ्ट में गेट से थोड़ा सा पहले लेफ्ट में देखोगे राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रेस है वहां लगी हुई। लेकिन वहां आजकल काम नहीं होता। पहले यहाँ के प्रोफेसर की किताबें वहीं से छपती थी, खुद की प्रेस होती थी विश्वविद्यालय की। वैसे ही यानी पब्लिकेशन, खुद का पब्लिकेशन था। वैसे ही खुद का पब्लिकेशन किसका है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है। कैम्ब्रिज का खुद का वो है, प्रोडक्शन हाउस है, जहां से किताबें छपती है। और वैसे ही किताबें कहां से छापी गई? वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय की। अब मैंने कहा कि आमंड के नेतृत्व में पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कमेटी बनी, उसमें विद्वान इकट्ठे हुए, उन्होंने पुस्तकें लिखी, और कहां से छपी? वो प्रिंसटन विश्वविद्यालय से। और इसके जो अधिकांश विद्वान हैं वो भी यहाँ क्या करते थे? प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तो राजनीतिक विकास का संबंध मूलतः किस विश्वविद्यालय से बताओ आप? प्रिंसटन विश्वविद्यालय से। व्यवहारवाद का संबंध हाँ है, तो ये उसी का एक पार्ट है, लेकिन ये प्रिंसटन पे ज्यादा काम हुआ, इस विश्वविद्यालय में इसमें ज्यादा काम हुआ है। अब यहाँ किसने लिखा? इसकी यहाँ 5-6 बड़ी बड़ी किताबें, ये किताबें आप जरूर याद करना। आई तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे है। एक किताब आई कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखो इन सब पुस्तकों के लास्ट में क्या लगा हुआ है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और ये किताबें आई 1963 में, तो ये कमेटी बनी थी, और अगले 6 साल तक आई 1966 तक। तो एक आई कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इस पुस्तक का जो लेखक था वो था लुसियन पाई। देखिए ये पुस्तकें आपको कैसे न कैसे याद तो करनी पड़ेगी।
चलो आप मैंने कैसे याद किया इसको, देखिए तरीका होता है सबका अलग याद करने का, ये बार बार पढ़ने से भी कई बार हो जाता है, क्योंकि ये तो हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लिखी गई ये सारी पुस्तकें। लुइशियन पाई ने बर्मा का अध्ययन किया था, म्यांमार का, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड में कौन से देश का अध्ययन करने के लिए आया वो? म्यांमार का। अब बर्मा आया तो वो रंगून गया होगा, रंगून गया तो क्या किया होगा? जब पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तो वहां से टेलीफोन किया होगा उसने, तो क्या किया होगा उसने? कम्युनिकेशन किया होगा। तो दोनों आ गए ना, बर्मा भी याद हो गया और कम्युनिकेशन भी याद हो गया, ठीक है। एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये किसका है? ला पोलम्बरा का, ला पोलम्बरा। अब ब्यूरोक्रेसी आ गई, अब भारतीय ब्यूरोक्रेसी का चरित्र याद करने की कोशिश करो, क्या कहती है ना? यही कहती है ब्यूरोक्रेसी अपने आगे, ला ला मुझे दे दे सारा कुछ, है ना? ये ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ला पोलम्बरा। एक पुस्तक लिखी एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। चलो अब इतनी सारी आप मैं नहीं सुन, मैं तो इतना बता सकता हूं, ये पुस्तक किसकी है? कोलमैन की है। अब दो पुस्तक हैं, इनमें से एक पुस्तक लगभग हर एक पेपर के बाद पूछी जाती है, ये तीन तो बहुत ही कम पूछी जाती है पुस्तकें जो इनमें, इन चारों में से आपके मैं तो एक ही याद करूंगा, तो ये याद करनी है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक है अपने आप बताओ तो पीजी लेवल के, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास। और ये है लुइशियन पाई और सिडनी वर्बा, दोनों पुरुष हैं, सिडनी वर्बा। एक पुस्तक और आई है, अगर आपको मैं सिर्फ दो करूंगा तो फिर 5 नंबर करना, एक और, वो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और ये है ला पोलम्बरा और मायरन विनर की। देखिए आपको मैं फिर बता दूं, एक बार तो ये याद हो जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या भूल जाते हैं? फिर भूल जाते हैं। तो आप कोई एक दो तो याद कर लेना, सारी नहीं तो एक दो याद कर लेना, क्योंकि कई बार मुझे डर ये लग रहा है मिलान करना नहीं आ जाए इन पुस्तकों में से, क्योंकि ये सारी पुस्तकें काय के ऊपर लिखी हुई है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे लिखी हुई है। तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अड़ाने के लिए ये आजकल नया ट्रेंड आया है, भाई ऐसा करो कि वो फंस जाए, क्वेश्चन उनका क्या हो जाए? गलत। ये नहीं कि उनका क्वेश्चन सही हो जाए, 40% से कम आए, कैसे? ताकि सीटें भरी नहीं जा सके। तो राजनीतिक विकास ये है, ये 5 पुस्तकें की हमने। ये चूंकि नाम है ना, आप कोलमैन का नाम आपके याद हो चुका है, ये नाम आपने पहले 1-2 बार सुन रखा है। ये कुछ नए नाम है, लुइशियन पाई, ला पोलम्बरा और सिडनी वर्बा। अगले 2 दिन में ये नाम आपके टिप्स पे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी 50 बार चर्चा आएगी। तो हमने राजनीतिक विकास में किस विश्वविद्यालय की चर्चा की है? प्रिंस्टन की। अब ये जो विद्वान है ना, ये कहां कहां गए थे? ये विभिन्न देशों के अंदर गए। लुइशियन पाई आप बता सकते हो ये कहां गया था? ये म्यांमार, यानी म्यांमार नहीं, म्यांमार तो अब कहते हैं उसको क्या बोलते हैं? बर्मा, बर्मा में गया था। ला पोलम्बरा ने कहां का अध्ययन किया है? इटली का, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें थर्ड वर्ल्ड से मतलब है। कोलमैन है ना, कोल याद करने की ज्यादा जरूरत है, कोलमैन से लगता है कि कोल मैन को कोयला है, तो कहां जाएगा ये? नाइजीरिया। ये नाइजीरिया गया। अब आ गया कि एक व्यक्ति इनमें से भारत आया, वो कौन था? माइनर विनर भारत आया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 5-6 विद्वान, ये तो पुस्तक है, और किस विद्वान ने किस देश का अध्ययन किया था ये भी याद रखना पड़ेगा। इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अब अपन उन विद्वानों की चर्चा करेंगे कि कौन सा विद्वान कहां गया था। तो आप एक पुस्तक बताओ,
कि लुशियन पाई ने और सिडनी वर्बा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक आपके हैं। इन अब यही करेंगे, फिर पेपर लेंगे। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि विभिन्न विद्वान जो कहाँ गए थे, विभिन्न देशों में। तो आपको ये तो पता है कि भारत कौन आया था, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। भारत के बारे में तो पूछते नहीं है, तो उनको पता है भारत आया था, तो वो पूछते हैं कि हमारे इस पड़ोसी देश में कौन गया था, जो हमारा अत्यंत प्रिय देश है वहां। हम इसको 24 घंटे याद रखते हैं इसको। भाई हम 24 घंटे किसको याद रखते हैं? जो हमारा प्रिय होता है, खास होता है, उसी को रखते हैं। तो हमारा खास प्रिय देश पाकिस्तान। यहां कौन गया था? लियोनार्ड विंडर। कई इसको वाइंडर बोल देते हैं। बर्मा में आपको अच्छी तरह से याद है कौन गया था? लुशियन पाई गया था। अब आ गया आपको नाइजीरिया भी याद है, नाइजीरिया गया था कोलबे। एक विचारक आपने पब्लिक एड अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी की तो रटा होगा आपने, FW रिग्स। रिग्स गया था श्रीलंका, चीन और थाईलैंड। जब उसका फिर बाद में लास्ट में वहां चला गया, वहां कुछ नहीं रुका, फिर वो श्रीलंका, चीन और थाईलैंड। यहां गया FW रिग्स। एक आधा कोई याद रह जाए तो और कर लेना। ये विभिन्न विचारक हैं जिन्होंने विभिन्न देशों का क्या किया है? अध्ययन किया है। यहां से एक क्वेश्चन आता है। ये थर्ड वर्ल्ड के देश कर लिए हमने। ला पोलम्ब्रा तो इटली का अध्ययन करता है, उसको हमने छोड़ दिया है। अब हम उन विचारकों की चर्चा करेंगे जिनका हम थोड़ी सी देर में अध्ययन करने वाले। हम जो शुरुआत करेंगे ना, वो करेंगे लुशियन पाई से करेंगे। लुशियन पाई से अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो आज हम 3 विचारकों की चर्चा करेंगे। एक हम चर्चा करेंगे हेड ऑफ द कमेटी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बताओ कौन था? आमंड। तुलनात्मक राजनीति समिति के अध्यक्ष आमंड की चर्चा करेंगे। अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान सैमुअल पी हंटिंगटन की चर्चा करेंगे आज आप। और तीसरी करेंगे लुशियन पाई की। आप 4 नाम लिखो आज, 4 नाम जिनके बारे में आज आप विकिपीडिया पे पढ़ेंगे। आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम बथेरा है। आपको कई यहां बैठे रहते हैं, उनकी क्लास शुरू होती है बाद में तो इतनी देर में जब तक वो नहीं आए, आप कितने बार पढ़ लो, 4 के बारे में 5-7 मिनट पढ़ लो चारों के बारे में। फोटो देखते याद रह जाएंगे। लिखो लुशियन पाई, ग्रेबियल आमंड, सैमुअल पी हंटिंगटन और माइनर विनर। इन चारों के बारे में आज पढ़ना विकिपीडिया के ऊपर। अब हम जो चर्चा की शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? लुशियन पाई। आज अपन 3 की चर्चा कर पाएंगे। आनंद आ जाए इन 3 की चर्चा पूरी हो जाए तो, फिर कल डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। लुशियन पाई। लुशियन पाई प्रोफेसर है अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। लुशियन पाई के लिए हम ये कहते हैं कि ये राजनीति विकास सिद्धांत का क्या है? फादर। एक क्वेश्चन तैयार। राजनीति विकास का उपागम का पिता कौन है? लुशियन पाई। लुशियन पाई ने 1966 में एक पुस्तक लिखी, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब मैं आपको एक पुस्तक और लिखता हूं।
ये रहा। ये ना कंट्रोवर्सी नहीं करते कहीं आपस में, कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप, इसलिए एक साइड में लिख लो इसको भी। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो किसके, लुशियन पाई के, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट लिखा हुआ है ना। और ये है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये बताओ किसकी है, चार्ल्स मेरियम की। और ये पुस्तक आई थी 1925 में और ये आई थी 1966 में। तो ये हमने दो पुस्तकें नहीं, एक पुस्तक। ये तो मैंने सिर्फ न्यू एस्पेक्ट आपको ये याद नहीं रहा इसलिए करवाया आपको, ये हटा देते हैं। इस पुस्तक में लुशियन पाई से पूछा गया, भाई तू बता कि परिभाषा क्या होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो पुरानी संरचनाएं है ना, जो वो नए समय के अनुसार नई हो जाती है, और पुराने प्रतिमान क्या है, पुराने मॉडल्स बदल जाते हैं, उनकी जगह कैसे मॉडल्स आ जाते हैं, नए मॉडल्स। वहां की संस्कृति उसका विस्तार हो जाता है। तो वो कहता है, लुशियन पाई बोला दो चीजें आती है देखिए इसके अंदर। एक तो संस्कृति का क्या हो जाता है, संस्कृति का फैलाव हो जाता है। दूसरा एक काम और होता है, इसमें बदलते समय के अनुसार कौन से मॉडल आ जाते हैं, नए नए मॉडल आ जाते हैं। ये दो काम होते हैं। संस्कृति का फैलाव का तात्पर्य संस्कृति उदार और व्यापक हो जाती है, इसमें विभिन्न तत्व आके मिल जाते हैं। देखिए आमंड कहता है राजनीतिक संस्कृति कैसी होती है बताओ, राजनीतिक संस्कृति मिश्रित होती है। न तो वो पूर्णतः रूढ़िवादी होती है, नहीं वो पूर्णतः आधुनिक होती है। मैंने आपको 5 विशेषताएं बताई थी राजनीतिक व्यवस्था की, उस 5 में 5वीं बताई थी कि राजनीतिक व्यवस्था मिश्रित प्रकृति की होती है। तो संस्कृति का फैलाव होता है, तो इसमें नई और पुरानी दोनों आ जाती है। तो ऐसा ही तो हुआ थर्ड वर्ल्ड के अंदर, संस्कृति का फैलाव कैसे हुआ कि पुरानी भी बनी रही और नई भी आ गई। समाज के अंदर छुआछूत बना रहा, लेकिन राजनीति में समानता आ गई। सामाजिक हायरार्की तो बनी रही, लेकिन राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई। सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार दे दिया गया, लेकिन समाज में बराबरी नहीं आई। नए नए मॉडल आ गए। नए नए मॉडल का तात्पर्य ये है कि पुराने प्रतिमान, पुराने मॉडल्स चले गए, उनकी बजाय कौन से मॉडल्स आ गए, नए मॉडल्स। अब बताओ गांव में फैसले कैसे होते हैं। पहले पंच पटेल करते थे, और पंच पटेल जातीय आधार पे बनते थे। जो तगड़ी जातियां होती थी, मुख्य जातियां या उच्च जातियां, उन्हीं के लोग बैठते थे, वो पंचायती करते थे। अब बताओ कैसे होते हैं। नया मॉडल क्या आ गया है, नया मॉडल अब सरपंच आ गया है, और सरपंच जाति के आधार पे नहीं बनता, भाई सरपंच वोटों के आधार पे बनता है। तो अब उच्च जातियां फैसला नहीं करती, बल्कि चुना हुआ सरपंच करता है। पहले आनुवंशिक रूप से उच्च वर्गीय लोग करते थे, अब लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ व्यक्ति पंचायती करता है गांव में। तो नए प्रतिमान आ गए हैं और पुराने प्रतिमान चले गए। सामंतवाद चला गया है, उसके बाद लोगों में जमीनें बराबर बांट दी गई है, लोकतंत्र आ गया, राजतंत्र चले गए, लोकतंत्र आ गया है। पितृसत्तात्मकता कमजोर हो रही है, और महिला पुरुष में क्या आ रही है, समानता। तो पुराने प्रतिमान जा रहे हैं और नए नए प्रतिमान आ रहे हैं, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं। फिर ये बोला कि ये तो ना अच्छी सी परिभाषा नहीं है, तो बोला नहीं, मैं इस परिभाषा को क्या लेता हूं वापिस। हो सकता है वापिस आने, फिर एक बार तो कह तो गया, तुमसे पूछ भी ले, तो क्या है, संस्कृति का फैलाव है और पुराने प्रतिमान क्या बन जाते हैं, नए बन जाते हैं। तो कहते हैं लुशियन पाई। फिर ये कहता है कि देखो राजनीतिक विकास है, इसके अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर जितना भी लास्ट तक पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, जो अभी करेंगे। अब ये ना बहुत ही एक फैक्चुअल सा मुद्दा है। ये कहता है कि आप एक काम करें, आप देखें विभिन्न विद्वान राजनीतिक विकास के लिए कह क्या रहे हैं। सारे विद्वान हैं जो राजनीतिक विकास की एक पूर्व शर्त बताते हैं कि राजनीतिक विकास क्या है। जैसे पढ़ाई की पूर्व शर्त ये है कि आप मेहनती और विद्वान होने चाहिए। आप युद्ध की पूर्व शर्त क्या है, युद्ध में आप जा रहे हैं तो पूर्व शर्त क्या है कि आप वीर होने चाहिए और बलशाली होने चाहिए, और आपके पास हथियार होने चाहिए। उस पूर्व शर्तें हैं।
अगर आप रैंप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा शरीर होना चाहिए, ठीक है, सौंदर्य होना चाहिए, ठीक है, बल होना चाहिए। जब आप रैंप पे उतरते हैं, कैट वॉक करती है लड़कियां या वो पुरुष उतरते हैं, तो अलग अलग चीजें मांगते हैं, पूर्व शर्तें होती है कुछ। वैसे ही राजनीतिक विकास की भी क्या होती है? कुछ पूर्व शर्तें होती है। अब राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त क्या है? तो ऐसी हम बहुत सारी शर्तें करेंगे। राजनीतिक विकास क्या है, या राजनीतिक विकास की कौन सी शर्त है? पूर्व शर्त, कि अगर ये नहीं है तो राजनीतिक विकास नहीं। अच्छा, अब आप, एक लड़की है, वो राणा सांगा की तरह है, शरीर पे कितने घाव है? 36 घाव है। उसने ऐसे एक पट्टी भी बांध रखी है, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि ये है पद्मिनी, या ये है खंजर से आंखों वाली वो कौन सी बनी ठनी, या ये है लियोनार्डो दा विंची की रचना मोनालिसा। अच्छा, ये तो या तो रामदेव की तरह है या फिर ये राणा सांगा की तरह है। तो इसका तात्पर्य है कि वो सौंदर्य की शर्तों पे खरी, तो क्या होनी चाहिए उसकी शर्तें? तो अगर ये नहीं है तो राजनीतिक विकास नहीं है। तो अगर दोनों आंखें वैसी नहीं है तो उस शर्तों की पूरा नहीं करिए तो नहीं है ऐसी। तो राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त क्या है? तो राजनीतिक विकास तभी होगा जब किसी देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। और ये कहना है पॉल बारान का। आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे, मजबूरी है आपकी। ये देखना, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आए हुए। पॉल बारान। अब कहते हैं कि क्या ये पॉल बारान सही कह रहा है क्या? लुशियन पाई कहता है रुक जाओ, मैं इन सबकी रेल बनाता हूं। ये कहता है राजनीतिक विकास तभी होगा जब किसी देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। अब ये बताओ, यूएई छोड़ देते हैं, यूएई को, कुवैत में कैसी व्यवस्था है बताओ? कुवैत में, कुवैत पीछे वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए कहता हूं अखबार पढ़ लिया करो। कुवैत में कैसी व्यवस्था है? राजतंत्र है कुवैत में। सऊदी अरेबिया कैसी है? सऊदी अरेबिया गरीब है, आर्थिक रूप से विकसित है। वहां राजनीतिक विकास हो रखा है? राजनीतिक विकास है क्या? वोट डालते हैं लोग, बोलते हैं कुछ, मर्जी वो तब मार देते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है वहां। तो आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास की कोई पूर्व शर्त नहीं है। भारत सऊदी अरब और यूएई जितना अमीर नहीं है, उसके बावजूद यह राजनीतिक विकास ज्यादा है। तो ये कोई पूर्व शर्त मान्य नहीं है। तो पॉल बारान गलत। राजनीतिक विकास की जो, अब लिखूंगा नहीं, जो पूर्व शर्त है वो है कैसा विकास? औद्योगिक विकास। और ये कहना है WW, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको लास्ट में 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, 50% उन 3 में से आते हैं। आपको तो वही करवा दो, फिर 50% चांस होते हैं उनके आने के, बाकी आगे तो है WW रोस्टो। अब WW रोस्टो कहता है कि किसी भी देश का राजनीतिक विकास तभी होगा जब उसका क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा। जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का औद्योगिक विकास हुआ, तब वहां क्या हुआ? राजनीतिक विकास हुआ। तो औद्योगिक विकास तो रूस का, यूएसएसआर का भी बहुत हुआ था। कितना हुआ था? जो स्टालिन था कितना अमीर हो गया था, सोवियत संघ, लेकिन वहां सामाजिक राजनीतिक विकास हुआ क्या? चीन का इस टाइम फुल क्या हो रखा है वहां हो रखा है राजनीतिक विकास। तो वो बोला WW रोस्टो भी क्या है? गलत है। फिर ये कहता है कि आधुनिकीकरण जो है ना, ये है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त। पहले आधुनिकीकरण होगा और फिर क्या होगा? राजनीतिक विकास होगा। पहले आर्थिक विकास होगा, फिर राजनीतिक विकास होगा। पहले औद्योगिक विकास होगा, फिर राजनीतिक विकास होगा। पहले आधुनिकीकरण होगा, फिर राजनीतिक विकास होगा। ये किसने कहा? कोलमैन ने। ये कहा डेविड एप्टर ने। 2 याद कर लो, गुरनार मीडर ने।
इसने इसकी भी आलोचना कर दी कि आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास की कोई पूर्व शर्त नहीं है। बहुत सारे देशों में आधुनिकीकरण नहीं होता। भारत में भी अभी भी हम रूढ़ियों में, जातियों में, धर्मों में, असमानता में, पितृसत्तात्मकता में फंसे हुए हैं। फिर भी हमारा काफी हद तक क्या हो चुका है, राजनीतिक विकास हो चुका है। क्योंकि आधुनिकीकरण में तो समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मनोविज्ञान, धर्म, हर चीज का आधुनिकीकरण आता है। लेकिन जरूरी नहीं है हमारे समाज का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। हम वैसे ही आज भी वही छुआछूत करते हैं, शादियों में 2 टेंट लगाते हैं, है ना, अलग अलग जातियों के लिए। हम ऐसा करते हैं आज भी। लेकिन हम राजनीतिक रूप से विकसित हो चुके हैं। तो आधुनिकीकरण होना राजनीतिक विकास की कोई पूर्व शर्त नहीं है। अब आ गया कि इसकी एक पूर्व शर्त और है, लोकतंत्र का आना। कि लोकतंत्र आ जाता है तो क्या हो जाता है, राजनीतिक विकास। लोकतंत्र तो रूस में भी है। रूस में ना लोकतंत्र, या नहीं है, आप बताओ। लोकतंत्र तो चुनाव होते हैं ना वहां। लेकिन लोकतंत्र का आना भी राजनीतिक विकास की कोई शर्त नहीं है। अब लोकतंत्र आ गया, लोग जागरूक ही नहीं है, वो भागीदारी नहीं कर रहे हैं, स्लीपिंग डॉग्स हो गए हैं, तो इसका मतलब वो कोई राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। लोग भागीदारी नहीं करें, लोकतंत्र आ गया तो क्या फर्क पड़ गया। या फिर तना लोकतंत्र के नाम के ऊपर कुछ लोग हैं वो जुठे चुन के आ जाते हैं, जैसे रूस के अंदर। ये कौन कहता है, लॉ कोलंबरा। यानी लोकतंत्र का आना भी राजनीतिक विकास की कोई पूर्व और अनिवार्य शर्त नहीं है। फिर कहा कि एक और है, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है प्रशासनिक व कैसा विकास, कानूनी विकास। प्रशासनिक व कानूनी विकास, यानी वहां अच्छा प्रशासन होता है, नौकरशाही बहुत बढ़िया होती है। प्रशासन में नौकरशाही। अब प्रशासन नौकरशाही आते हैं, किसका नाम याद रखना है बताओ आपको मैक्स वेबर और पार्सन्स ये कहते हैं कि अगर किसी भी देश की नौकरशाही अच्छी है ना, तो इसका मतलब वहां क्या हो जाएगा, पार्सन्स। देखिए नौकरशाही तो अच्छी, जर्मनी की बहुत ही अच्छी थी 1914 से पहले, बहुत अच्छी नौकरशाही थी। लेकिन वहां राजतंत्र था, कोई राजनीतिक विकास नहीं हुआ था। तो ये भी कोई पूर्व शर्त नहीं है। अब राजनीतिक विकास का तात्पर्य है राष्ट्र राज्य बनना, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट बनना। मैंने बताया था नेशन स्टेट क्या होता है, सारे लोग एक हो जाते हैं। नेशन स्टेट तो चीन भी बहुत जोरदार है, ठोक पीट के सबको एक कर लिया उसने, नेशन स्टेट बन गया। लेकिन राजनीतिक विकास हो गया क्या, नहीं हुआ। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त है राष्ट्र राज्य बनना। और ये कहा किसने, एडवर्ड शील्स ने। एडवर्ड शील्स। एक और विद्वान रह गया, एफडब्ल्यू रिग्स। वो कहता है जब स्थायित्व आ जाता है और क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, व्यवस्थाएं स्थायी हो जाती है, तब वहां धीरे धीरे क्या होता है, राजनीतिक विकास होता है। तो एक और व्यक्ति है जो कहता है राजनीतिक विकास का तात्पर्य है क्या चीज, स्थायित्व व क्रमिक विकास। और ये किसका कहना है, एफडब्ल्यू रिग्स का। अब देखो रिग्स को भूल जाओ तो भूल जाओ, बाकी तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनका फिक्स नहीं है। भी कौन से 4 उठा लेंगे, आपसे मिलान करने के लिए बोलेंगे, अरे मिलान फिर भी हो जाता है। गड़बड़ ये करते हैं कि एक बार ये पूछ लिया कि निम्न से कौन है जो राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में लोकतंत्र की चर्चा करता है, कि राजनीतिक विकास तभी होगा जब क्या होगा, लोकतंत्र आएगा। तो राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त तभी है के रूप में लोकतंत्र की चर्चा कौन करता है, अब तो भूल गए पढ़ितों में। तो 4 आए तो 1-2 याद हो तो मिलान हो जाता है, बीच में से पूछ लेते हैं कई बार। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, कैसी रटना चाहिए। अब आपको मैंने मुद्दा समझा दिया है। इसको लुइशियन पाई को इनमें से एक भी परिभाषा पसंद नहीं है। वो कहता है कि इस वजह से मेरे सामने क्या संकट आ गया है, सीमेट्रिक कंफ्यूजन आ गया है, परिभाषा का संकट आ गया है। परिभाषा का संकट, या कौन सा संकट, अर्थ का संकट। राजनीतिक विकास के संदर्भ में परिभाषा या अर्थ के संकट की चर्चा, सीमेट्रिक कंफ्यूजन की चर्चा कौन करता है, लो ये शब्दावली आती है सीधी। राजनीतिक विकास के संदर्भ में चर्चा कौन करता है, लुइशियन पाई के सामने ये जो अर्थ और परिभाषा का संकट आया है, इसी संदर्भ में एक नेटल है जेबी नेटल।
वो ये कहता है ये है परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या। ये अलग ही मुद्दा कह रहा है। ये क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं। परिभाषित प्राथमिकताओं की समस्या। कौन बोला? जे.बी. नेटर। अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं? जे.बी. नेटर आपको सिंपल तरीके से फट से समझ में आ जाएगा। प्राथमिकताएं क्या होती है? प्रायोरिटीज कि हमें पहले पसंद क्या है। तो इनमें से ज्यादा जरूरी कौन है लोकतंत्र के लिए, इसके राजनीतिक विकास के लिए? इनमें से अच्छा, क्यों लोकतंत्र आ गया, आधुनिकरण नहीं हुआ तो पता ही नहीं है। इसीलिए कौन सी समस्या है? परिभाषित है प्राथमिकताओं के साथ। किस परिभाषा को प्राथमिकता दें? आपने तो फट से दे दी। किसको दे दी? लोकतंत्र को। नेटल कहता है अगर यही प्राथमिकता होती तो एक ही परिभाषा दे देता ना, इतने सारे लोगों की चर्चा ही क्यों करता। तो उसके सामने कौन सी परिभाषा को प्राथमिकता दे, ये क्या है उसके सामने? समस्या। तब ये कह रहा है भाइयों मेरी कोई परिभाषा नहीं है, मैं अपनी पुरानी परिभाषा को वापस लेता हूं। बस मैं ये कर सकता हूं कि मैं इनकी आलोचना कर सकता हूं कि ये तो राजनीतिक विकास नहीं है, ये कोई राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त नहीं है। इन्होंने भले ही कह दिया हो लेकिन मैं नहीं मानता। तो ये कहता है कि मेरे सामने परिभाषा और अर्थ का क्या है? संकट है। मैं तो यहां फंस गया हूं, मुझे खुद को नहीं पता कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त क्या है। तब ये दो शब्दावली आती है कि इसलिए परिभाषा वापस ले ली, परिभाषा या अर्थ का संकट। ये तो खुद कहता है लुशियन पाई, और इसी लुशियन पाई के संकट को वो क्या बोलता है? परिभाषित प्राथमिकताओं की समीक्षा की कौन सी परिभाषा को प्राथमिकता दे। तो फिर लुशियन पाई से बोलेगा कुछ तो बता, कैसे पहचाने कि राजनीतिक विकास है या नहीं है, होता क्या राजनीतिक विकास, कुछ ही बता दे। तो वो बोले कि मैं ऐसा करता हूं, राजनीतिक विकास को परिभाषित नहीं करूंगा, क्योंकि परिभाषित करते वो थोड़े से शब्दों में क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। मैं क्या करूंगा? इसके लक्षण बता दूंगा। ठीक है। अब आप कहते ये क्या है, समझ नहीं आ रही बातें। अब हम दो चीजें लेते हैं। मैं आपसे ये कहूं कि आप है ना ये जो प्रेम है इसको परिभाषित करने की कोशिश करो, बताओ क्या होता है? परिभाषित नहीं कर सकते आप, लक्षण आप बता सकते हैं कि दाढ़ियां बढ़ जाती है, आंखों में गीड आ जाता है ना, ठीक है, जेब खाली हो जाती है, टेंशन रहने लगती है। ये किसकी निशानी है? प्रेम की निशानी। ठीक है। अब आप परिभाषित नहीं कर पाए लेकिन लक्षणों से आप बता देते हैं कि इसको क्या हो गया है, इसको प्रेम हो गया। अब ज्यादा दिन चलने वाला ये नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम किसको पहचानेंगे? राजनीतिक विकास को पहचाने। अब थोड़ी देर में रिपीट करूंगा इन चीज को। वो कहते हैं राजनीतिक विकास को हम कितने लक्षणों से पहचान सकते हैं? 3 लक्षणों से पहचान सकते हैं। वो बोला मैं इनको लक्षण नहीं बोलूंगा बल्कि इनको क्या बोलूंगा? इनको संलक्षण बोलूंगा, सिंड्रोम्स बोलूंगा। तो वो इन लक्षणों को क्या बोलता है? पॉलिटिकल सिंड्रोम्स, विशेष लक्षण, पॉलिटिकल सिंड्रोम्स। विकास संलक्षण, इतना ही शब्द आएगा। राजनीतिक विकास के संदर्भ में विकास संलक्षण शब्दावली, पॉलिटिकल सिंड्रोम शब्दावली किसकी है? लुशियन पाई की। शब्दावलियां हमारे पास अब कितनी शब्दावलियां? 3। नेटल की है, इसकी खुद की है अर्थ का संकट, और एक है कि मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्या बताऊंगा? संलक्षण बताऊंगा। परिभाषित तो नहीं कर सकता मैं, उसके लक्षण बता दूंगा कि इससे आप पहचान जाओगे कि राजनीतिक विकास हुआ है या नहीं हुआ, या कैसे हो सकता है राजनीतिक विकास। अब लुशियन पाई
इससे पहले हम जो कुछ कर चुके हैं, हमने क्या कहा, लुशियन पाई अमेरिका का बहुत बड़ा विद्वान है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस का व्यवहारवादी टाइप का विद्वान है ये। इसने थर्ड वर्ल्ड में म्यांमार का अध्ययन किया था। इसको हम राजनीति विकास का पिता बोलते हैं। इसकी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्या एक ही पुस्तक है क्या? नहीं है। एक इसने कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक लिखी थी पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लुशियन पाई ने एक पुस्तक, दो पुस्तकें खुद लिखी है, एक इसने सिडनी वर्बा के साथ लिखी है। सिडनी वर्बा के साथ कौन सी लिखी है? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो 3 पुस्तकें कर ली। फिर हमने लुशियन पाई की चर्चा की कि तू परिभाषित कर, तो इसने परिभाषित किया, संस्कृति का फैलाव, इतना याद रख लो, और नए नए मॉडल्स आना, लेकिन वो परिभाषा वापस ले ली। फिर इसने पूर्व शर्तें बताई और उनकी आलोचना की। पूर्व शर्तों में आर्थिक विकास, पोल बरात, लोकतंत्र, ला पोलम्बरा, प्रशासन, अच्छा प्रशासन, मैक्स वेबर, आर्थिक औद्योगिक विकास, पहले हाँ औद्योगिक विकास होगा WW रोस्टर, ठीक है, स्थायित्व आना FW रिक्स, ऐसे करके ये बताता है। उसके बाद इसने 3 सिंड्रोम्स बताए हैं, पॉलिटिकल सिंड्रोम्स 3 है। अब पॉलिटिकल सिंड्रोम से एक बार 1 मिनट का विराम लेते हैं। आप पानी पी लो, मैं पी लेता। धन्यवाद बहुत बहुत।